टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बेसिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो हम देखेंगे। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम बस एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होते हैं। अब हर एक चीज़ के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडक्टिंग वायर्स। अब जो कंडक्टर्स होते हैं वो मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास वो मटेरियल्स के जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके उसको हम इंसुलेटर कह देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर के जरिए में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे स्टेडी फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्रू अ कंडक्टर, तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। हमारे स्टैटिक एग्जांपल आ गई कि एक जगह पे गैदर्ड है और मूव कर रहे हैं रैंडमली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं। हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, और जो उनका जो पाथ है वो अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइटनिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं स्टेडीली फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो स्टेडी फ्लो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम वेरियस जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं पावर को। अब जो कंडक्टर्स हैं वो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास कर सकें उसको हम कंडक्टर कह रहे हैं। और जो ह्यूमन स्किन है वो एक बहुत प्योर कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए जब हम किसी भी बेयर वायर को टच करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कह लें कि एक्सपोज हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि जो करंट है वो हमारी बॉडी से पास कर सकती है। और इसलिए इन सेफ्टी पर्पसेस के लिए जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जितने भी वायर्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्लो कर रही होती है, तो उसको इंसुलेटिंग मटेरियल या प्लास्टिक सच एज प्लास्टिक रबर वगैरह से कवर किया जाता है। अब एक जो बैटरी है, एक फुली चार्ज बैटरी, उसको नीडेड टू ऑपरेट द MP3 प्लेयर, ठीक है, लेकिन इफ द बैटरी इज चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू द MP3 प्लेयर एंड इट वर्क्स। बेसिकली वो ये बात कर रहा है कि अगर एक MP3 प्लेयर है और अगर बैटरी चार्ज है तो ही वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकेगी उस प्लेयर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो ही वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कोई भी बैटरी है किसी डिवाइस की वो डेड है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क नहीं कर रहा। अब सारे जो डिवाइसेस हैं उनमें हमें बैटरी चाहिए भी नहीं होती ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है या वॉल आउटलेट्स हैं, और जैसे हमने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया होता है तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फ्लो आ रहा होता है करंट का। तो इसको भी हम वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ बैटरी नहीं है जो कि फ्लो क्रिएट कर रही है, हमारे पास जो वॉल आउटलेट्स हैं और जो पीछे पावर स्टेशन से आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। Or in the case, the flow of electrons produced by an electric generating station, वही बात कि वो पीछे पावर स्टेशन से आ रही है सारी बातें। The electrons eventually flow into the wires in your homes and then into your monitor। यानी जो पावर स्टेशन है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई वायर से जरिए हमारे वॉल आउटलेट्स में आई, वॉल आउटलेट से हमने लैपटॉप चार्ज कर लिया। सिंपल इज दैट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और अगर ब्लैकआउट हो जाए तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे और मॉनिटर काम नहीं करेगा। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो आपको ऑपरेट आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नीड इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी होते हैं कि एक सिंपल और कन्वीनियंट मेथड है ये एनर्जी सोर्स का, वो बैटरी है। और अगर बैटरी को हम कॉम्बिनेशन में सेल्स को कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। अब ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज अ पैकेज ऑफ केमिकल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कभी सेल का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको खोल के भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको समझ आएगी कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और एक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई भी लिक्विड या कोई भी पेस्ट हो सकता है जो कि कंडक्ट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आयंस बना रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
इलेक्ट्रोड्स जो है वो मेटल स्ट्रिप्स से जो रिएक्ट करती हैं इलेक्ट्रोड्स के साथ, और हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं सच एज जिंक एंड कॉपर व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन अ बैटरी, क्योंकि जिंक और कॉपर हमारे पास एक अच्छे कंडक्टर्स हैं। द इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करती है, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उसको नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज वो पोल हो जाता है, और जब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जो दूसरा पोल है हमारे पास, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। के टाइम्स और ए नाइन्स का सिनेरियो चल रहा होता है यहाँ। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसको हम वेट सेल कह रहे हैं, और वेट सेल को हम ये यूज़ करते हैं कार्स के अंदर और अदर जो मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं उसके अंदर। और अगर हम किसी डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट की शक्ल में है तो उसको हम ड्राई सेल कहते हैं, और जो ड्राई सेल है उनको हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट्स के अंदर, हैंड हेल्ड वीडियो गेम्स के अंदर, कैमरास के अंदर एंड वॉचेस के अंदर। जो ये इलेक्ट्रोड है वो है एक ड्राई सेल या बैटरी एंड कैन ऑल्सो भी कॉल एट टर्मिनल। ठीक है, जो टर्मिनल्स हैं वो एंड्स होते हैं किसी भी पॉइंट का या सेल का कि जहाँ पे आपने जो उसके साथ वायर वगैरह वो कनेक्ट करने, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इसका टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ से ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और आप इस पॉइंट पे अगर इस वायर का कनेक्ट करेंगे तो ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल सेल के कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन विद अ फ्यूल। अब वो फ्यूल कौन सा है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो फ्यूल सेल यानी एक फ्यूल की मदद से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कह रहे हैं फ्यूल सेल। और अगेन वही कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो fuel cells are not used up like an ordinary cell because an electricity is produced, more fuel is added। मतलब जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते जा रहे हैं उतना आपको उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। Fuel cells are used in electrical vehicles and may one day be used in smaller devices such as laptop or computer। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हम एनर्जी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे कह रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो अगर एक एप्पल एक ट्री से गिर रहा है तो उसकी वो सारी एनर्जी है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मोशन के अंदर, इसलिए वो नीचे गिरा क्योंकि उसके पास एनर्जी थी और उसने वो एनर्जी कन्वर्ट कर ली मोशन के अंदर। और नीचे क्यों गिरा, यहाँ पे ग्रेविटी का फैक्टर भी आ जाता है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करती है। और अगर एक एप्पल जितना ज़्यादा हायर ब्रांच पे था उसको उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करनी पड़ती। सिंपल इज दैट। The greater the height of an apple above the ground, the greater the potential energy। मतलब जितना ऊंचाई से वो नीचे गिरेगा उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी जो कि उसने मोशन में कन्वर्ट कर ली। अब जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पीछे हमने बात कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और हर इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। हमने इसकी बात कर ली सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की, फिर हम बात कर रहे हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वजह से। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड्स के साथ। जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है ना, अमाउंट में जो डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिसकी वजह से हमारे पास दो टर्मिनल्स बन जाते हैं। अब जो टर्मिनल्स जो बन जाते हैं ये हमें अल्टीमेटली हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने में या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, क्योंकि एक आ गया हमारे पास टर्मिनल नेगेटिव और दूसरा आ गया पॉजिटिव, और ये सारा हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो कि मूव करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर दो टर्मिनल्स जो है वो कनेक्टेड हैं किसी भी कंडक्टर के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे हमेशा फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी है हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारे पास लैम्प है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, और फिर इस तरह से हमारे पास यहाँ से ये सारा पाथ कंप्लीट हो रहा है। The difference in the electric potential energy between two points in a circuit is called potential difference। यानी दो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, तो हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है।
और यही वो डिफरेंस है जो कॉज कर रहा है द फ्लो ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट। सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सर्किट कहीं से क्लोज नहीं है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। द हायर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। The potential difference between two locations in a circuit is measured with a voltmeter. The unit for measuring potential difference is volt. हम voltmeter की मदद से जो potential difference है वो measure करते हैं और इसका जो unit है वो volt है। जो current है वो हमारे पास एक measure है amount of electric charge जो कि पास कर रही है किसी भी एक point के ऊपर से in a second। तो ये हमारे पास करंट है। जो करंट है, the flow of current from batteries is called direct current because current flows in one direction only, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे थे हमेशा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्ट करंट आ रही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट भी होती है क्योंकि जो करंट है दैट फ्लोज थ्रू द कॉर्ड्स प्लग्ड इनटू वॉल सॉकेट दिस कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। जो करंट है द फ्लो ऑफ करंट इज मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर, और एमीटर हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आता है वो आता है एम्पियर्स। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है उसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। रेजिस्टेंस इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब जो कंडक्टर्स हैं, जाहिर है जो कंडक्टर्स है उनमें रेजिस्टेंस कम होगी, जो इंसुलेटर्स हैं उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास कंडक्टर्स जो लो रेजिस्टेंस के एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ये कॉपर, और हाई रेजिस्टेंस एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है रबर और प्लास्टिक। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओहम्स के अंदर। ओहम इसका यूनिट है और यूजिंग ओहम मीटर उसका डिवाइस है जिसे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। Any material that can slow current flow is called resistor. For example, the resistance in a filament of a light bulb causes it to heat up and produce light. अब resistance का positive use है कि filament के अंदर जो एक बल्ब के अंदर है, जब वो resistance वहाँ पे cause होती है तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट है वो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो रेजिस्टेंस का ये एक पॉजिटिव यूज था। द शॉर्टर एंड थिकर द वायर द लेस रेजिस्टेंस। द शॉर्टर द थिकर, जितनी वायर जो छोटी और मोटी होगी उतनी ही लेस रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए और वो ज्यादा आसानी से मूव कर सकेंगे। Other factors affecting resistance of a wire includes material, कि material क्या है, जैसे रबर है वो ज़्यादा insulating material है और ज़्यादा जो है resistance allow करता है, और temperature। और फिर हमारे पास ये चीज़ें हैं जो सारे factors हैं, material, temperature, length and diameter। अगर resistance पे कभी long आए तो what are the factors that affect resistance, तो उसमें हमारे पास आता है चार चीज़ें, मटीरियल, टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर। कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी कितना उसका टेम्परेचर है और कितना उसका मटेरियल किस टाइप का बना हुआ है। जैसे सिल्वर है उसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस है लेकिन ये वायर्स में एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल है। टेम्परेचर की जिस तरह आप जितना जितना जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो लेंथ है, लॉन्गर वायर्स ऑफर मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्टर वंस। जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप वायर की डबल कर दें लेंथ के अंदर तो वो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस है वो डबल अप हो जाएगी। जो डायमीटर है, जो वाइडर वायर्स हैं, वो जितनी एक वायर जो है उसका डायमीटर बड़ा होगा उतनी ही वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, और जितनी पतली वायर होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। If the wire doubles in width, its resistance is half as great. Conducting wires that carry large currents need large diameter to lessen their resistance. इसलिए जो ज़्यादा बड़ी बड़ी हमारे पास पावर सप्लाईज होती हैं उनके लिए हमेशा मोटी वायर्स लगाई जाती है। वो मोटी वायर्स लगाने का रीज़न ये होता है कि उनका डायमीटर बड़ा हो गया जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस कम होंगे। अल्टीमेटली वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। So that was all about current